हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे न्यू ट्रिक विद डीडी चैनल में। आज हम विजन आईएएस टेस्ट सीरीज 10 का ये फर्स्ट पार्ट देखेंगे और हर क्वेश्चन को हम पूरे डिटेल के साथ देखेंगे ताकि एक प्रश्न से कम 5 प्रश्न आप खुद बना सकें। और दोस्तों बीच बीच में हम ट्रिक्स भी देखेंगे ताकि जो क्वेश्चन आप पढ़ें वो आपको ज्यादा दिन तक याद हो जाए और आप वीडियो के बीच में किसी भी तरह से आप बोर ना हो। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला है कि राज्य सरकार के मंत्रिमंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है यह राज्यपाल का परामर्शदाता निकाय है। दूसरा, यह राज्य की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में सर्वोच्च नीति निर्धारक कार्यकारिणी है। तीसरा, यह सामूहिक निकाय है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा है या से सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी 1, 2 और 3, डी केवल 1 और 3। तो इन्हें से आपको बताना दोस्तों किसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों, सबसे पहले शब्द इसमें आ रहा है कि राज्य सरकार का जो मंत्रिमंडल यानी कि मंत्रिपरिषद जो है दोस्तों, इसके संदर्भ में अपन को बताना है। तो सबसे पहले अपन देखिए कि इनके बारे में किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है दोस्तों। तो इनके बारे में अनुच्छेद 163 में वर्णन किया गया है कि राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। पहला दिया है। और अब अपन देखिए दोस्तों, इसमें जो पहला दिया है कि यह राज्यपाल का परामर्शदाता निकाय है, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है कि यह राज्य की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में सर्वोच्च नीति निर्धारक कार्यकारिणी है, तो ये वाला भी दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें दोस्तों तीसरा दिया गया है कि यह सामूहिक निकाय है, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये सामूहिक निकाय ना होकर ये संविधान उत्तर निकाय है, क्योंकि जो मंत्रिमंडल होते हैं उसके जो गठन के लिए होता है दोस्तों कोई भी अधिनियम पारित नहीं होता है, इसलिए ये सामूहिक निकाय न होकर ये संविधान उत्तर निकाय दोस्तों, इसलिए तीसरा बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका ए हो जाएगा कि केवल 1 और 2 सही है। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है कि केंद्रीय गृह मंत्री निम्नलिखित में से किस कैबिनेट समिति की अध्यक्षता करता है? ए नंबर दिया है नियुक्ति समिति संबंधी, ए नंबर दिया है नियुक्ति संबंधी कैबिनेट समिति की, बी दिया है आवास संबंधी कैबिनेट समिति की, सी दिया है आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति की और डी दिया है राजनीतिक मामलों पर कैबिनेट समिति की। तो इनमें से दोस्तों आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों, इसमें शब्द आ रहा है केंद्रीय गृह मंत्री, यानी गृह की बात आ रही है दोस्तों। तो गृह क्या होता है? एक आवास टाइप का होता है, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका बी हो जाएगा कि आवास संबंधी कैबिनेट समिति की जो अध्यक्षता वो केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं। तो अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है कि संघीय मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास मत के परिणाम स्वरूप संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। दूसरा दिया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। तीसरा दिया कि कोई मंत्री जो लोकसभा का सदस्य है उसे राज्यसभा में बोलने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है, लेकिन वह मतदान का अधिकारी नहीं होता है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? ए नंबर दिया है केवल 1 और 2, बी दिया है केवल 1 और 3, सी दिया है केवल 2 और 3, डी दिया है 1, 2 और 3। तो वैसे आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों, इसमें शब्द आ रहा है कि संघीय मंत्रिपरिषद, यानी कि दोस्तों इसमें शब्द आ रहा है यानी कि केंद्र की जो मंत्रिपरिषद होती है उसके संदर्भ में दोस्तों बताना है। तो सबसे पहले अपन देखें कि इनका किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 74 जो है दोस्तों और 75 दो इनके लिए वर्णन किया गया है। 74 कहता है दोस्तों कि जो राष्ट्रपति होगी उनकी सलाह और सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है। और जो अनुच्छेद 75 कहता है कि मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, उत्तरदायित्व, शपथ ग्रहण, वेतन व भत्ते, इन सब के बारे में जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 75 कहता है दोस्तों। अब अपन देखें दोस्तों, इसमें जो ऑब्जेक्टिव दिया है पहला कि किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास मत के परिणाम स्वरूप संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है दोस्तों, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो मंत्रिपरिषद होता है वो एक सामूहिक रूप से कार्य करता है। और इसमें दूसरा दिया कि मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से तो कार्य करती है लेकिन राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो मंत्रिपरिषद होते हैं वो सामूहिक रूप से तो कार्य करते हैं लेकिन राष्ट्रपति न होकर लोकसभा जो होती है दोस्तों उसके प्रति उत्तरदायी होती है, यानी कि दूसरा वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा। और तीसरा है कि कोई मंत्री जो लोकसभा का सदस्य है उसे राज्यसभा में बोलने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है, लेकिन वह मतदान का अधिकारी नहीं होता, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका बी हो जाएगा, केवल 1 और 2 सही है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में लोकसभा का विघटन होने पर कोई विधेयक व्यापक हो जाएगा? ए नंबर दिया ऐसा विधेयक जो राज्यसभा में लंबित हो लेकिन लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया हो। बी नंबर दिया ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों द्वारा पारित हो लेकिन
राष्ट्रपति की अनुमति के लिए लंबित हो, और सी दिया है कि ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों द्वारा पारित हो लेकिन राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों के पुनः विचार के लिए लौटाया गया हो, और डी नंबर दिया कि ऐसा विधेयक जो लोकसभा द्वारा तो पारित हो लेकिन राज्यसभा में लंबित हो। तो अपन को बताना है कि लोकसभा का यदि विघटन हो गया तो उसके संदर्भ में दोस्तों बताना है कि कौन सा व्यापक हो जाएगा। तो यानी कि दोस्तों इसका इसमें बोला है कि लोकसभा का विघटन हो जाएगा, यानी कि लोकसभा तो पहले वो पारित हो गया, उसके बाद राज्यसभा में वो लंबित है, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका डी हो जाएगा। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत में प्रत्येक नगरपालिका कार्मिक प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है इस प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक स्थानीय निकाय अपने स्वयं के कार्मिकों की नियुक्ति, प्रशासन और नियंत्रण करता है। दूसरा दिया है ये अन्य स्थानीय निकायों में स्थानांतरणीय नहीं होते हैं। और तीसरा दिया है कि संपूर्ण भारत में प्रत्येक नगरपालिका कार्मिक की प्रणाली का पालन किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा है से सही है? ए दिया है केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी केवल 1 और 2। इनमें से दोस्तों बताना है आपको कि कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों कि भारत में कितने प्रकार की नगरपालिका जो कार्मिक प्रणाली है वो प्रचलित है दोस्तों। तो वो दोस्तों 3 प्रकार की नगरपालिका प्रचलित है। अब अपन देखें दोस्तों जो 3 प्रकार की है वो कौन कौन सी है। तो 3 प्रकार में से सबसे पहले जो है दोस्तों वो है प्रत्येक नगरपालिका कार्मिक प्रणाली, दूसरी जो है वो संयुक्त कार्मिक प्रणाली, और तीसरी जो है वो एकीकृत कार्मिक प्रणाली है। तो अब अपन देखें दोस्तों इसमें जो ऑब्जेक्ट आया है पहला कि इस प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक स्थानीय निकाय अपने स्वयं के कार्मिकों की नियुक्ति, प्रशासन और नियंत्रण करता है। तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों इसको अपन याद कैसे करेंगे? देखिए इसमें शब्द है पृथक, यानी कि सबसे अलग, यानी जो व्यक्ति अलग होगा यानी कि दोस्तों जो व्यक्ति अलग होगा तो वो नियुक्ति भी अपने से करेगा, स्वयं से करेगा, और प्रशासन भी स्वयं चलाएगा और नियंत्रण भी स्वयं ही रखेगा। यानी क्यों? क्योंकि वो सबसे अलग है दोस्तों। और दूसरा है कि ये अन्य स्थानीय निकायों में स्थानांतरणीय नहीं होते हैं। तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों सबसे अलग है इसलिए वो किसी से मतलब नहीं रखते, मतलब कि वो किसी को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण नहीं करते हैं दोस्तों। और तीसरा है कि संपूर्ण भारत में प्रत्येक नगरपालिका कार्मिक की प्रणाली का पालन किया जाता है। तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों पूरे भारत में सिर्फ प्रत्येक नगरपालिका न होकर 2 प्रकार की और नगरपालिका थी, जो कि एक संयुक्त कार्मिक प्रणाली थी और तीसरी जो थी वो एकीकृत कार्मिक प्रणाली थी। यानी कि तीसरा वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, केवल 1 और 2 सही है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है कि लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है वह राज्यसभा के सभापति से परामर्श करने के पश्चात सदन की संयुक्त बैठक के नियमों को प्रतिपादित करने के लिए उत्तरदायी होता है। दूसरा दिया है कि वह भारत में विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का या की अध्यक्ष होता या होती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? ए दिया है केवल 1, बी दिया है केवल 2, सी दिया है 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इनमें से दोस्तों बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों इसमें शब्द आ रहा है संयुक्त बैठक। तो संयुक्त बैठक जो है दोस्तों वो किस अनुच्छेद में कहा गया? तो अनुच्छेद 118 कहता है कि दोस्तों जो राष्ट्रपति होंगे वो सभापति और जो लोकसभा अध्यक्ष होंगे उसके साथ परामर्श के पश्चात संयुक्त बैठक के संबंध में प्रक्रिया के नियमों को प्रतिपादित करने के लिए उत्तरदायी होगा। यानी कि दोस्तों जो इसमें पहला दिया है कि राज्यसभा के सभापति से परामर्श करने के पश्चात सदन की संयुक्त बैठक के नियमों को प्रतिपादित करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो परामर्श होता है वो राष्ट्रपति जो होते हैं वो करते हैं राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श करते हैं, ना कि राज्यसभा के सभापति से करते हैं। यानी कि दोस्तों पहला वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा दिया कि वह भारत में विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का या की अध्यक्ष होता या होती है। तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर में इसका बी हो जाएगा कि केवल 2 सही है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रणाली के बजाय राज्यपाल की नियुक्ति की वर्तमान प्रणाली अंगीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी नहीं था? ए नंबर दिया राज्यपाल का प्रत्यक्ष निर्वाचन राज्यों में स्थापित संसदीय प्रणाली के अनुकूल है। बी दिया प्रत्यक्ष निर्वाचन की विधि से राज्यपाल और मुख्यमंत्री के मध्य संघर्ष उत्पन्न होने की अधिक संभावना होती है। सी दिया राज्यपाल का निर्वाचन अलगाववादी प्रवृत्ति उत्पन्न करता और इस प्रकार देश की राजनीतिक स्थिरता और एकता को प्रभावित करता। और डी दिया कि कोई निर्वाचित राज्यपाल स्वाभाविक रूप से किसी दल से संबंधित होता और वह तटस्थ व्यक्ति और निष्पक्ष प्रमुख नहीं होता। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली यदि होती दोस्तों तो उसमें से कौन सा कारण उत्तरदायी नहीं होता? तो दोस्तों इसका जो पहला है कि राज्यपाल का प्रत्यक्ष निर्वाचन यदि होता तो राज्यों में स्थापित संसदीय प्रणाली के अनुकूल होता। तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही नहीं है, यानी कि ये वाला उत्तरदायी कारण नहीं था। यदि इसमें प्रतिकूल होता तो ये दोस्तों बिल्कुल उत्तरदायी कारण होता, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर में इसका ए हो जाएगा। और दोस्तों जो इसमें बी नंबर दिया कि प्रत्यक्ष निर्वाचन की विधि से राज्यपाल और मुख्यमंत्री के मध्य संघर्ष उत्पन्न होने की अधिक
संभावना होती है दोस्तों, तो ये वाला बिल्कुल सही है दोस्तों। इसलिए जो भारत में राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है ताकि जो राष्ट्रपति है यानी केंद्र जो है उसका राज्य पर नियंत्रण हो सके दोस्तों। और इसमें जो सी नंबर दिया है कि राज्यपाल का निर्वाचन यदि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के अनुसार होता तो अलगाववादी प्रकृति उत्पन्न होती और इस प्रकार देश की राजनीतिक स्थिरता और एकता भी प्रभावित होती दोस्तों, तो ये वाला बिल्कुल सही है। और जो डी नंबर दिया है कि कोई निर्वाचित राज्यपाल स्वाभाविक रूप से किसी दल से संबंधित होता है दोस्तों, तो ये बिल्कुल सही है और वह तटस्थ व्यक्ति और निष्पक्ष प्रमुख नहीं हो पाता दोस्तों, यानी कि दोस्तों इसको तीनों बिल्कुल सही है। और जो ए नंबर दिया ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि अनुकूल है इसलिए उत्तरदायी कारण नहीं है, यदि प्रतिकूल होता तो ये भी उत्तरदायी कारण होता दोस्तों। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्रधानमंत्री के पद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले लोकसभा में बहुमत सिद्ध करना चाहिए, और दूसरा दिया है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इनमें से दोस्तों आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों, जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है वो हालांकि सरकार की जो संसदीय प्रणाली होती है दोस्तों उसके अनुसार जो होती है, राष्ट्रपति को लोकसभा में जो बहुमत प्राप्त दल होते हैं उनके नेता को ही प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। लेकिन जब लोकसभा में किसी दल का यदि स्पष्ट बहुमत नहीं होता तब राष्ट्रपति क्या होते हैं दोस्तों, अपने विवेक अनुसार से किसी व्यक्ति का चयन करते हैं और उसको नियुक्त करते हैं दोस्तों। तो अब अपन देखें दोस्तों, इसमें जो पहला दिया है कि किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले लोकसभा में बहुमत सिद्ध करना चाहिए दोस्तों, तो ये वाला बिल्कुल गलत है दोस्तों। मान के चलिए यदि वो प्रधानमंत्री बन गया और यदि वो लोकसभा में बहुमत नहीं है यानी कि बहुमत सिद्ध नहीं करता है दोस्तों, तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। हालांकि प्रधानमंत्री तो बन गया लेकिन उसके बाद तो वो अपना बहुमत सिद्ध कर सकता है, क्योंकि उसको 1 महीने का दोस्तों उसमें टाइम दिया जाता है कि आप अभी सिद्ध नहीं कर पाए, लेकिन आप प्रधानमंत्री जैसे बन गए अब आप 1 महीने के अंदर आप बहुमत सिद्ध अपना कर सकते हैं। और इसमें जो दूसरा दिया है दोस्तों यानी कि पहला वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, और दूसरा जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है दोस्तों, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका बी हो जाएगा। तो अब बन जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है कि संघ और राज्यों की उधार लेने की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? पहला दिया है भारत के संविधान के अंतर्गत राज्य सरकार राज्य की संचय निधि की प्रतिभूति पर भारत के अंदर और बाहर से उधार ले सकती है। दूसरा दिया है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत राज्यों को केंद्र की सहमति से भारत के बाहर उधार लेने की शक्ति थी। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए दिया है केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों, जो इसमें पहला दिया है कि दोनों के बारे में बताना है, जो दोनों उधार लेते हैं दोस्तों। इसमें पहला है कि भारत के संविधान के अंतर्गत राज्य सरकार राज्य की संचित निधि की प्रतिभूति पर भारत के अंदर और बाहर से उधार ले सकती है दोस्तों, तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो राज्य होती है वो अंदर से तो उधार ले सकती है लेकिन बाहर से उधार नहीं ले सकती दोस्तों, यानी कि पहला वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और दूसरा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत राज्यों को केंद्र की सहमति से भारत के बाहर से उधार लेने की शक्ति थी दोस्तों, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका बी हो जाएगा, केवल दो सही है। अब बन जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है कि राष्ट्रपति के पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि राष्ट्रपति के पद पर उसके त्यागपत्र, पदच्युति, मृत्यु या पद अवधि की समाप्ति के कारण रिक्ति होने पर नए राष्ट्रपति के निर्वाचन न होने तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। दूसरा दिया है कि राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र की सूचना उसके द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को तुरंत दी जाएगी। उपरोक्त कथनों में से कौन सा इससे सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो सबसे पहले अपन देखें कि इनके बारे में किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया। तो अनुच्छेद दोस्तों 56 का जो पहला होता है वो कहता है कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा दोस्तों, ये अनुच्छेद 56 का पहला कहता है। और इसमें जो पहला ऑब्जेक्टिव दिया है कि राष्ट्रपति के पद पर उसके त्यागपत्र, पदच्युति, मृत्यु या पद अवधि की समाप्ति के कारण रिक्ति होने पर नए राष्ट्रपति के निर्वाचन न होने तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है दोस्तों, तो यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और दूसरा है कि राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र की सूचना उसके द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को तुरंत दी जाएगी दोस्तों, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका बी हो जाएगा कि केवल दो सही है। अब बन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है कि राज्य विधान परिषद का सदस्य चुने जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता या अर्हताएं निर्धारित की गई हैं या हैं?
पहला दिया है उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा उसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, तीसरा उसे संबंधित राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए। और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी केवल 3। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। अब अपन देखें दोस्तों, राज्य विधान परिषद का सदस्य यदि चुनना है तो उसके लिए क्या क्या अर्हता होनी चाहिए। जो पहला कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा कि उसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों यदि विधान परिषद का सदस्य चुनना है तो उसके लिए 30 वर्ष अनिवार्य है, 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। यदि विधान सभा का यदि सदस्य चुना जाना है दोस्तों तो उसके लिए 25 वर्ष है, यानी कि दोस्तों दूसरा वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और तीसरा कि उसे संबंधित राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए दोस्तों, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका सी हो जाएगा कि केवल 1 और 3 सही है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है कि शहरी स्थानीय निकायों की आय के स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि अपना पूंजीगत व्यय पूरा करने के लिए शहरी स्थानीय निकाय अपनी संबंधित राज्य सरकारों और वित्तीय संस्थानों से ऋण ले सकते हैं। दूसरा है कि राज्य सरकार से शहरी स्थानीय निकायों को धन का हस्तांतरण राज्य के राज्यपाल की अनुशंसाओं के आधार पर किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? ए दिया केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों, जो स्थानीय निकाय है इनके संदर्भ में बताना है। तो इनको दोस्तों 74वें संविधान संशोधन में जो 1992 में दोस्तों हुआ था उसमें इनको शामिल किया गया था। और इसमें कहा गया था कि अपना पूंजीगत व्यय पूरा करने के लिए शहरी स्थानीय निकाय अपनी संबंधित राज्य सरकारों और वित्तीय संस्थानों से ऋण ले सकते हैं दोस्तों, यानी कि पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और दूसरा है कि राज्य सरकार से शहरी स्थानीय निकायों को धन का हस्तांतरण राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा के आधार पर किया जाता है दोस्तों, तो यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा के आधार पर ना होके जो हस्तांतरण किया जाता है वो राज्य के जो वित्त आयोग होते हैं दोस्तों उनकी संस्तुति के आधार पर किया जाता है दोस्तों, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका दोस्तों ए हो जाएगा कि केवल 1 सही है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है संविधान निम्न सदन या लोकसभा की संरचना को परिभाषित करता है। दूसरा, प्रत्येक जनगणना के पश्चात लोकसभा की संरचना परिवर्तित हो जाती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। इसमें दोस्तों पहला दिया है कि संविधान निम्न सदन यानी कि लोकसभा की संरचना को परिभाषित करता है दोस्तों, तो ये वाला बिल्कुल सही होगा। और ये दोस्तों अनुच्छेद 81 में कहा गया है दोस्तों। और इसमें जो दूसरा है कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात लोकसभा की संरचना परिवर्तित हो जाती है दोस्तों, तो ये वाला बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि किसी प्रकार से प्रत्येक जनगणना के पश्चात जरूरी नहीं है कि लोकसभा की संरचना दोस्तों परिवर्तित हो ही जाएगी, यानी कि दोस्तों दूसरा वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका ए हो जाएगा, केवल 1 सही है। अब बन जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है कि विधान परिषद में बहुमत सिद्ध करने के लिए फ्लोर टेस्ट के संदर्भ में बताना है दोस्तों। पहला दिया कि राज्यपाल को फ्लोर टेस्ट के लिए विधानसभा की बैठक बुलाने हेतु विवेकाधीन शक्ति प्राप्त है। दूसरा दिया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 के अंतर्गत फ्लोर टेस्ट आयोजित कराने का प्रावधान किया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा इससे सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। अब अपन देखें दोस्तों जो फ्लोर टेस्ट है दोस्तों, इसके संदर्भ में बताना है कि ये दोस्तों सबसे पहले क्या होता है दोस्तों। जो फ्लोर टेस्ट होता है वो सत्तारूढ़ सरकार द्वारा यह ज्ञात करने के लिए किया जाता है कि उसे संसदों या विधायकों का विश्वास प्राप्त है या नहीं, उसी के रूप में फ्लोर टेस्ट को दोस्तों संदर्भित किया जाता है। और इसमें पहला जो दिया है कि राज्यपाल को फ्लोर टेस्ट के लिए विधानसभा की बैठक बुलाने के लिए विवेकाधीन शक्ति प्राप्त है, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि जो उच्चतम न्यायालय है उन्होंने इसमें कहा गया था कि उनके द्वारा कहा गया था कि यदि मंत्रिपरिषद की संस्तुति होती है तो उस पर राज्यपाल बहुमत परीक्षण के लिए विधानसभा की बैठक बुलाने के लिए दोस्तों बाध्य होगा, ना कि विवेकाधीन शक्ति होगी दोस्तों। और दूसरा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 के अंतर्गत फ्लोर टेस्ट आयोजित करने का प्रावधान है दोस्तों, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि भारतीय संविधान में ना होकर दोस्तों ये अभी हाल में 1994 में जो एक वाद आया था, SR बॉम्बे वाद जो आया था, उसमें कहा गया था
की जो फ्लो टेस्ट है उसके अवधारणा इसमें प्रस्तुत की गई थी। यानी कि दोस्तों दूसरा वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा और पहला वाला भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर में डी, ना तो 1 और ना ही 2। अब बन जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारतीय गुणवत्ता परिषद यानी कि QCI किस मंत्रालय के अधीन है? ए नंबर दिया है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, बी दिया है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, सी दिया है भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय और डी दिया है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों इसमें शब्द आ रहा है कि भारतीय गुणवत्ता परिषद यानी QCI, इसका दोस्तों पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। और अब अपन देखिए किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका ये हो जाएगा कि वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है दोस्तों। तो अब अपन देखिए दोस्तों अपन इसको याद कैसे करेंगे दोस्तों, ट्रिक से। देखिए इसमें शब्द आ रहा है गुणवत्ता, और गुणवत्ता दोस्तों कहां पे सबसे अच्छी होती? जहां पे बहुत बड़े उद्योग होंगे, बहुत सारा पैसा होगा, उसकी दोस्तों सबसे बड़ी गुणवत्ता होती है। यानी कि इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका ये हो जाएगा कि वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय जो है इसके अधीन रहता है दोस्तों। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। दूसरा दिया है कि राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पद अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की दंडिक कार्रवाई संस्थित नहीं की जा सकती है। और तीसरा है कि अपने व्यक्तिगत सामर्थ्य में किए गए कार्यों के संबंध में 2 महीने की नोटिस देने के बाद राष्ट्रपति के विरुद्ध दीवानी कार्रवाई आरंभ की जा सकती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा इससे सही है? ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2, डी 1, 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों किसका कौन सा आंसर सही। पहला जो है कि संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। तो यह वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। और दूसरा है कि राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी भी प्रकार की दंडिक कार्रवाई संस्थित नहीं की जा सकती है दोस्तों। तो यह वाला बिल्कुल सही है। और तीसरा है कि अपने व्यक्तिगत सामर्थ्य में किए गए कार्यों के संबंध में 2 महीने की नोटिस देने के बाद राष्ट्रपति के विरुद्ध दीवानी कार्रवाई आरंभ की जा सकती है। तो यह वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 महीने बाद और 2 महीने पहले दोस्तों। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका डी हो जाएगा कि 1, 2 और 3 सही है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है कि संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी कि MPLADS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन है। दूसरा दिया है कि लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य अपने निर्वाचन दूसरा है कि लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य अपने निर्वाचन सदस्य के भीतर कार्यों की अनुशंसा कर सकते हैं। तीसरा है कि देश के किसी भी भाग में गंभीर प्राकृतिक आपदा की स्थिति में संसद सदस्य प्रभावित जिले के लिए कार्यों की अनुशंसा कर सकता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 3 और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। दूसरा है कि लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य अपने निर्वाचन राज्य के भीतर कार्यों की अनुशंसा कर सकते हैं। तो यह वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यदि लोकसभा और राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य हैं वो निर्वाचन राज्य के भीतर न हो के जो भारत देश है उसके किसी भी भाग में कार्यों की अनुशंसा कर सकते हैं दोस्तों। और जो तीसरा है कि देश के किसी भी भाग में गंभीर प्राकृतिक आपदा की स्थिति में संसद सदस्य जो होते हैं वो प्रभावित राज्यों के लिए कार्यों की अनुशंसा कर सकते हैं दोस्तों। तो यह बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि कार्य की अनुशंसा तो कर सकते हैं लेकिन वो भी दोस्तों एक सीमा तक है, वो सिर्फ दोस्तों 1 करोड़ की सीमा तक कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों इसके तीनों आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगी। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका डी हो जाएगा कि उपरोक्त में से कोई नहीं सही है। तो अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन हेतु पात्र होने के लिए एक व्यक्ति को संसद के दोनों सदनों के सदस्य के रूप में निर्वाचन हेतु योग्य होना चाहिए। दूसरा, राष्ट्रपति पद हेतु निर्वाचन के लिए उम्मीदवारों के नाम निर्देशन को कम से कम प्रस्तावकों के रूप में 20 निर्वाचकों और अनुमोदकों के रूप में 20 निर्वाचक द्वारा समर्थित होना चाहिए। और तीसरा दिया है कि प्रत्येक उम्मीदवार को सरकार के पास 15,000 रुपए मात्र की प्रतिभूति जमा करनी होती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। अब देखिए दोस्तों निर्वाचन के रूप में बताना है राष्ट्रपति के। तो इसमें जो पहला दिया है कि राष्ट्रपति को यदि निर्वाचन पद हेतु पात्र होना है तो उनको सदन के दोनों सदनों के सदस्य के रूप में निर्वाचित
हेतु योग्य होना चाहिए दोस्तों, तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों यदि राष्ट्रपति को निर्वाचित हेतु पात्र होना चाहिए तो उसके लिए सिर्फ उनको लोकसभा का सदस्य भी पर्याप्त है दोस्तों, ना कि दोनों सदनों के लिए होना चाहिए दोस्तों। यानी कि दोस्तों पहला वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है कि राष्ट्रपति पद हेतु जो प्रस्तावक होते हैं उसके लिए 20 निर्वाचकों और अनुमोदक के रूप में 20 निर्वाचकों द्वारा समर्थित होना चाहिए दोस्तों, तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों 20 न होकर 50 निर्वाचक और 50 अनुमोदकों की आवश्यकता होती है। और जो तीसरा है कि प्रत्येक उम्मीदवार को सरकार के पास 15,000 रुपए मात्र की प्रतिभूति जमा करनी होती है दोस्तों, तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि उम्मीदवार को 15,000 रुपए तो जमा करने पड़ते हैं दोस्तों, लेकिन वो सरकार के पास ना होके जो निर्वाचन अधिकारी होते हैं उनके पास दोस्तों नगद के रूप में जमा करना पड़ता है, या बैंक से उसको संलग्न जो रसीद होती है भारतीय रिजर्व बैंक में, उसमें अपन को रसीद लगानी पड़ती है। यानी कि दोस्तों इसका तीसरा भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका डी हो जाएगा कि उपरोक्त में से कोई नहीं है सही। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19 है कि कैबिनेट समितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है जो मंत्रिमंडल का भाग नहीं है उन्हें भी कैबिनेट समितियों में सम्मिलित किया जा सकता है। दूसरा दिया है कि भारत के प्रधानमंत्री सभी कैबिनेट समितियों के सदस्य होते हैं। तीसरा दिया है कि कैबिनेट समितियों की प्रकृति संविधान उत्तर है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? ए केवल 1 और 3, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों कि इसमें जो कैबिनेट समिति है इसके संबंध में दोस्तों अपन को बताना है। पहला दिया है कि जो मंत्रिमंडल का भाग नहीं है उन्हें भी कैबिनेट समितियों में सम्मिलित किया जा सकता है दोस्तों, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। और दूसरा है कि भारत के प्रधानमंत्री सभी कैबिनेट समितियों के सदस्य होते हैं दोस्तों, तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री सभी कैबिनेट समितियों के ना होकर दोस्तों कुछ कैबिनेट समिति होती है दोस्तों उसके बस सदस्य होते हैं दोस्तों। और जो इसमें तीसरा दिया है कि कैबिनेट समितियों की प्रकृति संविधान उत्तर होती है दोस्तों, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों संविधान उत्तर का मतलब है कि इसमें किसी भी प्रकार से अधिनियम की जरूरत नहीं होती है। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका ए हो जाएगा, केवल 1 और 3 सही है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत सरकार के नए मंत्रालय या विभाग निम्नलिखित में से किसके द्वारा गठित किए जाते हैं? ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी प्रधानमंत्री और डी कैबिनेट सचिव। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। अब अपन देखें दोस्तों कि जो भारत सरकार के नए मंत्रालय या विभाग का यदि गठन करना है दोस्तों तो वे किसके द्वारा दोस्तों किया जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका ये हो जाएगा कि राष्ट्रपति के द्वारा गठित किया जाता है। लेकिन दोस्तों जब तक प्रधानमंत्री की सलाह नहीं होगी तब तक वो गठित नहीं कर सकते। और दोस्तों जो राष्ट्रपति होते हैं उनको जो ये शक्ति होती है वो अनुच्छेद 77 कहता है कि राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्यों के आवंटित किए जाने के लिए नियम बनाएंगे। तो अब हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21 है कि मनी लॉन्ड्रिंग एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड यानी कि धन शोधन तथा अवैध वन्यजीव व्यापार रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? ए दिया है वन्यजीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कंजर्वेशन, बी दिया है संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय, सी दिया है प्रकृति के लिए विश्व वन्यजीव कोष और डी दिया है वित्तीय कार्रवाई कार्बल। तो इन्हें से दोस्तों बताने कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो धन शोधन और अवैध वन्यजीव व्यापार जो है दोस्तों इसकी जो रिपोर्ट होती है वो किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका ए हो जाएगा कि वन्यजीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कंजर्वेशन जो होती है वो प्रकाशित करती है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों इसमें शब्द आ रहा है वन्यजीव और इसमें दोस्तों शब्द आ रहा है कि वन्यजीवों और वनस्पति, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका ए हो जाएगा। अब हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22 है कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि यह संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत स्थापित अंतर सरकारी संगठन एवं अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण है। दूसरा दिया है कि इसके पास निजी व्यक्तियों पर अभियोजन चलाने का क्षेत्राधिकार है। और तीसरा दिया है कि भारत इस संगठन का सदस्य नहीं है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा इससे सही है या है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इनमें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है दोस्तों इसके संदर्भ में अपन को बताना है। इसमें जो पहला दिया है कि यह संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत स्थापित अंतर सरकारी संगठन और अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण है। तो यह वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि ये अंतर सरकारी संगठन और अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण तो है लेकिन ये संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत न हो के दोस्तों ये रोम संधि जो है उसके अंतर्गत स्थापित किया गया है। यानी कि दोस्तों पहला वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा।
दूसरा जो है कि इसके पास निजी व्यक्तियों पर अभियोजन चलाने का क्षेत्र अधिकार है दोस्तों। तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और तीसरा दिया है कि भारत इस संगठन का सदस्य नहीं है, तो ये वाला भी दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, केवल 2 और 3 सही है। तो अब बन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 23 है कि पैसा यानी कि पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 के अंतर्गत ग्राम सभा की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि प्रत्येक ग्राम सभा लोगों की परंपराओं एवं प्रथाओं, उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधनों और विवाद निवारण की परंपरागत तरीकों की सुरक्षा एवं संरक्षण करने के लिए सक्षम होगी। और दूसरा दिया है कि प्रत्येक ग्राम सभा निर्धनता उन्मूलन और अन्य कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान करने के लिए उत्तरदायी होगी। तीसरा दिया है कि अनुसूचित क्षेत्रों में प्रमुख खनिजों के लिए पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टा प्रदान करने के लिए उपयुक्त स्तर पर ग्राम सभा या पंचायतों की अनुशंसा अनिवार्य होगी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये से सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, डी 1, 2 और 3। तो इनमें से आपको बताना है कि दोस्तों इसका कौन सा आंसर सही है। अपन देखें दोस्तों, इसमें शब्द है पैसा एक्ट। तो दोस्तों इसका पूरा नाम क्या होता है? इसका पूरा फुल फॉर्म होता है कि पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, यानी कि पैसा एक्ट है दोस्तों। ये जो दोस्तों 1996 के अंतर्गत हुआ था, तो इसके संदर्भ में दोस्तों बताना है। तो इसमें दोस्तों पहला दिया है कि प्रत्येक ग्राम सभा लोगों की परंपराओं एवं प्रथाओं, उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधनों और विवाद निवारण के परंपरागत तरीकों की सुरक्षा एवं संरक्षण करने के लिए सक्षम होगी दोस्तों। तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो इसमें यानी कि दोस्तों पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। और दूसरा है कि प्रत्येक ग्राम सभा निर्धनता उन्मूलन और अन्य कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान करने के लिए उत्तरदायी होगी दोस्तों। तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। और तीसरा दिया है कि अनुसूचित क्षेत्रों में प्रमुख खनिजों के लिए पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टा प्रदान करने के लिए उपयुक्त स्तर पर ग्राम सभा या पंचायतों की अनुशंसा अनिवार्य होगी दोस्तों। तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों प्रमुख खनिज न हो के दोस्तों जो गौड़ खनिज है उनके लिए दोस्तों ये सब कहा गया है कि लाइसेंस पट्टा प्रदान कर सकते हैं दोस्तों। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, केवल 1 और 2 सही है। तो अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 24 है कि इसका गठन किसी छोटे कस्बे के प्रशासन के लिए किया जाता है। यह एक अर्ध नगर पालिका प्राधिकरण है और इसे सीमित संख्या में नागरिक कार्य सौंपे जाते हैं। इसका सृजन राज्य विधानमंडल के एक अलग अधिनियम द्वारा किया जाता है। इसकी संरचना, कार्य और अन्य मामले इस अधिनियम द्वारा प्रकाशित होते हैं। यह पूर्णतः निर्वाचित या पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट या आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से नाम निर्दिष्ट हो सकता है। उपरोक्त विवरण शहरी स्थानीय निकायों के निम्नलिखित प्रकारों में से किसको संदर्भित कर रहा है? ए अधिसूचित क्षेत्र समिति, बी नगर क्षेत्र समिति, सी टाउनशिप और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों कि इसमें शब्द आ रहा है कि छोटे कस्बे यानी कि नगर की बात हो रही है दोस्तों, और फिर आ रहा अर्ध नगर पालिका, यानी कि इसमें भी नगर का शब्द आ रहा है। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर में इसका बी हो जाएगा कि नगरीय क्षेत्र, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर में इसका बी हो जाएगा कि नगर क्षेत्रीय समिति जो है इसके अंतर्गत आती है दोस्तों। जो इसमें अधिसूचित क्षेत्र है दोस्तों समिति, ये क्या है दोस्तों? तो ये दोस्तों एक प्रकार से अधिसूचना द्वारा जो सृजित की जाती है, और नगरपालिका के विपरीत ये दोस्तों पूरी तरह से नाम निर्दिष्ट निकाय है। यानी कि अपन कहें तो अध्यक्ष सहित सभी सदस्य राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाते हैं दोस्तों। और अब अपन देखें तो टाउनशिप है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों? टाउनशिप यानी कि दोस्तों एक संयंत्र होता है दोस्तों, उसके निकट जो बनी आवासीय कॉलोनी होती है दोस्तों, उसमें जो लोग होते हैं उसको बोलते हैं दोस्तों टाउनशिप, ताकि दोस्तों वहां के लोगों की देखभाल की जा सके, और उसके लिए एक प्रशासनिक व्यक्ति को भी वहां पे नियुक्त किया जाता है दोस्तों। तो यानी कि दोस्तों इसमें अपन तीनों ऑब्जेक्टों को अपन देख लिए। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारतीय संसद के संदर्भ में मावलंकर नियम जो है संबंधित है। ए दिया है सदन की गणमूर्ति से, बी दिया है संसद सदस्यों की निर्भरता से, सी दिया है विपक्ष के नेता के चयन से, और डी दिया है संसदीय कार्यवाही की व्यवस्था से। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों जो मावलंकर नियम है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों? तो मावलंकर यानी कि दोस्तों इनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर दोस्तों, और ये दोस्तों जो लोकसभा के हैं दोस्तों, ये प्रथम अध्यक्ष हैं। और इनको अपन दोस्तों ट्रिक से याद कैसे करेंगे? देखिए लोकसभा यानी कि लोगों का यदि काम करना है तो अपन को क्या करना पड़ेगा दोस्तों? सबसे
पहले श्री गणेश करना पड़ेगा, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर, और वासुदेव का नाम लेकर श्री गणेश करना पड़ेगा दोस्तों। यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर जो है प्रथम लोकसभा अध्यक्ष हैं दोस्तों। क्योंकि लोगों का यदि अपन को सभा बैठानी है या लोगों का अपन को भला करना है तो श्री गणेश तो अपन को करना ही पड़ेगा, वासुदेव का नाम लेकर दोस्तों। तो इस प्रकार आपको याद हो गया होगा दोस्तों कि लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष हैं वो गणेश मावलंकर हैं दोस्तों। और अब अपन देखें दोस्तों कि ये जो नियम है संबंधित वो किससे है दोस्तों। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका सी हो जाएगा कि विपक्ष के नेता के चयन से संबंधित है। इन्होंने दोस्तों नियम दिया था कि किसी दल के पास संसदीय दल के रूप में यदि नाम निर्दिष्ट होने के लिए सदन के कुल सीटों की संख्या जो है उनमें से यदि 10% उन्होंने प्राप्त कर लिया तो वो विपक्ष के नेता कहलाएंगे दोस्तों। यानी कि अपन देखिए तो हाल ही विपक्ष के नेता 2019 में जो चुनाव हुआ था दोस्तों उसमें कोई भी विपक्ष का नेता नहीं है। क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ा विपक्ष का नेता है तो वो दोस्तों कांग्रेस दल है, और उन्होंने दोस्तों 52 सीटें प्राप्त की थी, जबकि दोस्तों 55 जो सीटें वो उनको प्राप्त करनी चाहिए थे। क्योंकि जो 10% होता है दोस्तों 550 का वो सिर्फ 55 ही होता है दोस्तों। यानी कि दोस्तों अभी अपन बात करें 2019 के चुनाव में तो इसमें दोस्तों कोई भी विपक्ष का दल नहीं है दोस्तों। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित समितियों में से किसमें लोकसभा या राज्यसभा का अध्यक्ष या सभापति पदेन अध्यक्ष नहीं होता है। ए नंबर दिया है कि नियम समिति, बी दिया है कार्य मंत्रणा समिति, और सी दिया है सामान्य प्रायोजन समिति, तथा डी दिया है गैर सरकारी सदस्यों के विधायकों तथा संकल्पों संबंधी समिति। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के जो सभापति होते हैं दोस्तों उसके पदेन अध्यक्ष नहीं होते हैं। नहीं होते हैं दोस्तों, जो गैर सरकारी सदस्य होंगे उनके जो विधेयक तथा संकल्पों संबंधी जो समिति होंगे दोस्तों वो किसी प्रकार से उसके अध्यक्ष नहीं हो सकते हैं दोस्तों। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका डी हो जाएगा। तो अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है यह प्रत्यक्षता प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। दूसरा दिया है कि यह कार्य आवंटन नियमावली 1961 के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है। तीसरा दिया है कि यह अंतर मंत्रालय समन्वय सुनिश्चित करता है। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किस कार्यालय का वर्णन कर रहा है। ए कैबिनेट सचिवालय, बी प्रधान सचिव कार्यालय, डी प्रधानमंत्री कार्यालय, और डी नीति आयोग। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर दोस्तों सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों कि इसमें अपन बताना है कि कौन से सचिवालय जो है दोस्तों। तो इसमें कह रहा कि प्रत्यक्षता प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है और 1961 के प्रशासन के लिए उत्तरदायी भी है, और ये एक अंतर मंत्रालय समन्वय सुनिश्चित करता है। तो यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका ये हो जाएगा कि कैबिनेट सचिवालय जो है दोस्तों यही है। क्योंकि दोस्तों इसमें होता क्या है कि भारत सचिवालय का जो है भारत सरकार का ही सबसे उच्च कार्यकारी अधिकारी होता है और वरिष्ठतम सिविल सेवक भी होता है दोस्तों। तो अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28 है कि पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों को उनके गठन के काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला दिया है कि जीवी के राव समिति, दूसरा दिया है डॉक्टर LM सिंघवी समिति, तीसरा दिया है अशोक मेहता समिति। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए 1 2 3, बी 2 1 3, सी 3 2 1, डी 3 1 2। तो इन्हीं से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों सबसे पहले आई थी अशोक मेहता समिति, ये दोस्तों 1977 में आई थी दोस्तों। और उसके बाद आई थी दोस्तों जो पहला दिया है कि GV के राव समिति दोस्तों आई थी, ये दोस्तों 1985 में आई थी। और इन्होंने दोस्तों कहा था कि जो ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन है इनके कार्यों को लेके इन्होंने अपनी समीक्षा जो रखी थी दोस्तों। और जो तीसरा है कि डॉक्टर LM सिंघवी समिति दोस्तों, तो ये दोस्तों आई थी 1986 में दोस्तों। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका डी हो जाएगा। 3 1 2 सही है दोस्तों। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29 है कि जल शक्ति मंत्रालय के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं। पहला दिया है भूजल संसाधनों के विकास के लिए समग्र योजना बनाना, दूसरा दिया है अंतर्वेशन स्थानांतरण की संभावनाओं पर विचार के लिए विभिन्न वैष्णों के जल संतुलन का निर्धारण करना, तीसरा दिया है कि अंतर्राज्य के नदियों से संबंधित मतभेदों या विवादों के समाधान के संबंध में समन्वय और मध्यस्थता करना, और चौथा दिया है कि सिंधु जल संधि के परिचालन और चौथा दिया है कि सिंधु जल संधि के परिचालन के संबंध में बातचीत और समझौता वार्ता। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 2 और 3,
सी केवल 3 और 4, डी 1 2 3 और 4। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों कि अपन को बताना है जो जल शक्ति मंत्रालय है इनके संदर्भ में दोस्तों बताना है कि ये कौन कौन से कार्य करते हैं। तो इसमें जो दोस्तों पहला दिया है कि भूजल संसाधनों के विकास के लिए समग्र योजना बनाते हैं दोस्तों, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा दिया है कि विभिन्न बेसिनों के लिए जल संतुलन का निर्धारण करते हैं दोस्तों, तो ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और तीसरा दिया है कि जो समाधान होते हैं दोस्तों अंतरराज्य नदियों से संबंधित मतभेद होते हैं, विवाद होते हैं, उनके समाधान के लिए है दोस्तों, तो ये वाला भी दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। और चौथा जो है कि सिंधु जल संधि के परिचालन के संबंध में बातचीत और समझौता वार्ता करना दोस्तों, तो ये वाला भी दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसके चारों ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका डी हो जाएगा कि 1 2 3 और 4 सही है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है कि क्षेत्रीय समुद्री सूचना संलयन केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है यह हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ द्वारा स्थापित किया गया है। दूसरा दिया है कि इसका उद्देश्य संपूर्ण हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सूचनाओं के आदान प्रदान और सहभाजन की संस्कृति को बढ़ावा देना है। उपरोक्त कथन में से कौन सा इससे सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों कि क्षेत्रीय समुद्री सूचना जो है दोस्तों संलयन केंद्र इसके संदर्भ में बताना है। तो पहला दिया है कि यह हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ द्वारा स्थापित किया गया है दोस्तों, तो ये वाला बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि स्थापित ना करके दोस्तों इसको एक क्षेत्रीय जो समझौते हैं दोस्तों उस पर हस्ताक्षर किए गए थे दोस्तों, यानी कि दोस्तों पहला वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और दूसरा दिया है कि इसका उद्देश्य संपूर्ण हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सूचनाओं के आदान प्रदान और सहभाजन की संस्कृति को बढ़ावा देना है दोस्तों, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसका उद्देश्य दोस्तों संपूर्ण हिंद महासागर के क्षेत्रों में सूचना का आदान प्रदान ना करके दोस्तों हिंद महासागर के 5 जो राज्य हैं वो जैसे जिबूती, मेडागास्कर, मॉरिशस, कोमोरोस संघ और सेशल्स हैं, इसके बीच में दोस्तों सूचनाओं का आदान प्रदान करना है दोस्तों, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर में इसका डी हो जाएगा, क्योंकि ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका डी हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2। तो अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन 31 है कि संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है संयुक्त बैठक धन विधेयकों या संविधान संशोधन विधेयकों के संबंध में आयोजित नहीं की जाती है। दूसरा दिया है कि यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो राज्यसभा का सभापति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर दोस्तों सही है। अब अपन देखिए दोस्तों कि जो संसद की संयुक्त बैठक होती है दोस्तों इसके संदर्भ में किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो इनके संदर्भ में दोस्तों अनुच्छेद 108 में कहा गया है कि संयुक्त बैठक किसी विधेयक को पारित करने के विषय पर दोनों सदनों के मध्य गतिरोध को शांत करने के लिए एक असाधारण व्यवस्था है। इसमें जो पहला दिया है कि संयुक्त बैठकें धन विधेयकों या संविधान संशोधन विधेयकों के संबंध में आयोजित नहीं की जाती हैं दोस्तों, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो दूसरा है कि यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो राज्यसभा का सभापति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकता है दोस्तों, तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो लोकसभा के जो उपाध्यक्ष हैं वो इसके जो संयुक्त बैठक है उसकी अध्यक्षता कर सकते हैं, ना कि राज्यसभा का सभापति दोस्तों, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका ए हो जाएगा, केवल 1 सही है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा नवीन एवं उभरती सामरिक प्रौद्योगिकी यानी कि नेस्ट प्रभाग किस मंत्रालय के अधीन स्थापित किया गया है? ए विदेश मंत्रालय, बी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सी वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय और डी संचार मंत्रालय। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर दोस्तों सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों कि नवीन एवं उभरती सामरिक प्रौद्योगिकी जो है इसके संदर्भ में बताना है कि ये किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर, आंसर में इसका ए हो जाएगा, विदेश मंत्रालय के अधीन ये स्थापित है। तो अब अपन देखें दोस्तों इसको अपन ट्रिक से याद कैसे करेंगे दोस्तों। इसमें शब्द आ रहा है नवीन यानी कि नया और उभरती यानी कि उभर रहा है। क्यों दोस्तों? क्योंकि देखिए जो नया जो विदेश कब आदमी जाते हैं नई नई चीज देखने के लिए जाते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पे वो उभरती हैं दोस्तों, यानी कि अपने आप आते हैं दोस्तों, इसलिए आदमी कहाँ जाते हैं? विदेश जाते हैं। यानी कि जैसे ही आपको नवीन नई वस्तु मिलेगी या उभरती हुई मिलेगी तो आपको तुरंत ही पता चल जाएगा कि आदमी विदेश जाएंगे, यानी कि विदेश मंत्रालय के वो अधीन है दोस्तों। यदि आपको ट्रिक अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, ताकि आपको हर वीडियो आपको मिलती रहे दोस्तों। तो अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है कि
राज्यों के लिए प्रशिक्षण अधिगम और परिणामों का शुद्धिकरण कार्यक्रम यानी कि स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट प्रोग्राम यानी कि स्टार्स परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि यह संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को की एक परियोजना है। दूसरा दिया है कि इसे केवल भारत में ही कार्यान्वित किया जा रहा है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। अब अपन देखिए दोस्तों कि जो राज्यों के लिए शिक्षण अधिगम और परिणामों का जो शुद्धिकरण कार्यक्रम है दोस्तों, ये परियोजना किसके द्वारा दोस्तों लाई गई थी? जो पहला दिया है कि यह संयुक्त राष्ट्र जो है उसके शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को की एक परियोजना है दोस्तों। तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये यूनेस्को की ना हो कि दोस्तों ये विश्व बैंक जो है दोस्तों उसकी एक परियोजना है। और इसमें कहा गया था कि स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए इसमें $500 मिलियन को दोस्तों इसमें निवेश किया गया है। और दूसरा जो है कि इसे केवल भारत में ही कार्यान्वित किया जा रहा है। तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत के जो दोस्तों राज्य हैं जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान, तो इसकी जो स्कूली शिक्षा है उसकी गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए ये जो योजना है ये दोस्तों लाई गई है। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका बी हो जाएगा, केवल दो सही है दोस्तों। तो अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 34 है कि पंचायती राज से संबंधित राज्यसभा मंच के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है राज्यसभा सभा का सभापति इस मंच का अध्यक्ष होता है। दूसरा दिया है कि यह मंच राज्यसभा के 15 से अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगा। उपरोक्त कथन में से कौन सा ऐसे सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों, सबसे पहले जो पंचायती राज है दोस्तों, इससे संबंधित जो है दोस्तों इसका कब गठन किया गया था दोस्तों? तो इसका गठन 6 फरवरी 2016 को इसका दोस्तों गठन किया गया था। और इसमें जो पहला दिया है कि राज्यसभा का सभापति इस मंच का अध्यक्ष होता है दोस्तों, तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि राज्यसभा का सभापति ना होकर दोस्तों उपसभापति जो होते हैं वो इसका अध्यक्ष होते हैं दोस्तों। यानी कि पहला वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। है कि यह मंच राज्यसभा के 15 से अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगा दोस्तों, तो यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका बी हो जाएगा कि केवल दो सही है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 35 है कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं में परिवहन का अकार्बनीकरण यानी कि DTEE के लिए परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि यह आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन यानी कि OECD व्यवस्था के अंतर्गत एक अंतर सरकारी संगठन अंतरराष्ट्रीय परिवहन मंच यानी कि ITF द्वारा कार्यान्वित की जा रही परिवहन को कार्बन मुक्त बनाने की परियोजना है। दूसरा दिया कि नीति आयोग भारत में कार्बन मुक्त परिवहन सेवा परियोजना कार्यान्वित करने हेतु भागीदार संगठन है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इन्हें से आपको बताना कि इसका कौन सा आंसर दोस्तों सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों कि जो उभरती अर्थव्यवस्था है दोस्तों उसमें जो परिवहन का अकार्बनीकरण है दोस्तों उसके संदर्भ में बताना है। तो इसमें जो पहला दिया कि यह आर्थिक सहयोग और विकास संगठन व्यवस्था के अंतर्गत एक अंतर सरकारी संगठन अंतरराष्ट्रीय परिवहन मंच द्वारा कार्यान्वित की जा रही है और परिवहन को कार्बन मुक्त बनाने की यह परियोजना है दोस्तों। तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो दूसरा है कि नीति आयोग भारत में कार्बन मुक्त परिवहन सेवा परियोजना कार्यान्वित करने हेतु भागीदारी संगठन है दोस्तों, तो ये वाला भी दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका सी हो जाएगा कि एक और दो दोनों सही है। तो अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 36 है कि राज्यपाल के पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि यह संसद सदस्य को किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। दूसरा दिया है कि राज्यपाल राज्य सरकार के अधिक सुचारू रूप से कार्य संचालन हेतु नियम बनाता है। तीसरा दिया है कि राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? ए केवल एक और दो, बी केवल दो और तीन, सी केवल एक और तीन, डी एक, दो और तीन। तो इन्हें से आपको बताना कि इसका कौन सा आंसर दोस्तों सही है। शब्द आ रहा है कि राज्यपाल के पद। तो दोस्तों सबसे पहले तो अपन को यह पता होना चाहिए कि राज्यपाल का जो पद है दोस्तों उसका प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है दोस्तों। तो उनका जो उल्लेख किया गया है दोस्तों अनुच्छेद 153 में किया गया है। और अब अपन देखें दोस्तों जो इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया है कि
एक संसद सदस्य को किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है दोस्तों। तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि एक संसद सदस्य जो होते हैं उसको किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है दोस्तों। और जो इसमें दूसरा दिया है कि राज्यपाल राज्य सरकार के अधिक सुचारू रूप से कार्य संचालन हेतु नियम बनाता है दोस्तों। तो ये वाला भी दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो दूसरा है और जो तीसरा है कि राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है दोस्तों। तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, लेकिन जो राष्ट्रपति होता है वो पूरे भारत के महाधिवक्ता जो होते हैं उसकी नियुक्ति करता है दोस्तों। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर इसका बी हो जाएगा कि केवल 2 और 3 सही है दोस्तों। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 37 है कि सशक्तिकरण योजना एक पहले ए नंबर दिया है ग्रामीण विकास मंत्रालय की, बी खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की, सी नीति आयोग की और डी आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर दोस्तों सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों कि इसमें शब्द आ रहा है कुम्हार सशक्तिकरण, यानी कि कुम्हार को सशक्ति बनाना। कैसे दोस्तों? अंदर से बनाना और जो गांव है उनको भी दोस्तों बनाना है। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका बी हो जाएगा कि खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग जो है उसकी एक पहल है दोस्तों। इसमें दोस्तों कहा गया है कि जो कुम्हार है उनको अधिक से अधिक दोस्तों सशक्तिकरण बनाना उनको, ताकि जो उनकी मिट्टी के द्वारा जो बनाए जाते बर्तन है उनको अधिक बढ़ावा दिया जा सके दोस्तों। और ये जो कार्यक्रम है दोस्तों ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा, तेलंगाना और बिहार राज्यों में कुम्हार जो सशक्तिकरण योजना है ये दोस्तों प्रचलित है। तो अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 38 है कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिया है कि संविधान में ऐसे विधेयक पर निर्णय लेने हेतु राष्ट्रपति के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। दूसरा दिया है कि राज्य विधानमंडल राष्ट्रपति की वीटो शक्ति का अध्यारोहण नहीं कर सकता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों कि जो राज्यपाल द्वारा जो राष्ट्रपति के विचारार्थ के लिए जो विधेयक होता है वो आरक्षित करके रख लिया जाता है दोस्तों। इसमें जो पहले दिया कि संविधान में ऐसे विधेयक पर निर्णय लेने हेतु राष्ट्रपति के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है दोस्तों। तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा दिया कि राज्य विधानमंडल राष्ट्रपति की वीटो शक्ति का अध्यारोहण नहीं कर सकता है दोस्तों। तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका सी हो जाएगा कि केवल 1 और 2 सही है। तो अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 39 है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके आपात की उद्घोषणा को न्याय पुनर्वलोकन से उन्मुक्त किया गया है? ए दिया है 38वां संविधान संशोधन, बी दिया है 42वां संविधान संशोधन, सी दिया है 44वां संविधान संशोधन और डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर दोस्तों सही है। अब अपन देखें दोस्तों कि जो आपात की जो उद्घोषणा है उसको न्याय पुनर्वलोकन के लिए जो उन्मुक्त किया गया था वो दोस्तों 38वां संविधान संशोधन में किया गया था। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर तो हो जाएगा, आंसर में इसका ये हो जाएगा कि 38वां संविधान संशोधन में किया गया था दोस्तों। और इसमें अपन देखें कि ये दोस्तों हालांकि इसमें किया गया था, लेकिन फिर 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें दोस्तों इसको समाप्त कर दिया गया था। और जो दोस्तों 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की जो शक्ति है दोस्तों उनको सीमित करने के लिए प्रावधान किया गया था। और 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो 1978 में हुआ था। और इसमें कहा गया था कि इसमें सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई थी और इनका लक्ष्य था दोस्तों कि आपातकाल के दौरान 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में किए गए विभिन्न परिवर्तनों को निरस्त करना था दोस्तों। यानी कि दोस्तों इसको अपन तीनों ऑब्जेक्टिव अपन देख लिए हैं। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 40 से कि दल परिवर्तन रोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि 52वां संशोधन अधिनियम दल परिवर्तन के आधार पर संसद के सदस्यों की निरर्थता का प्रावधान करता है। दूसरा दिया है कि दल में विभाजन की दिशा में दल परिवर्तन लागू नहीं होता है। तीसरा दिया है कि निरर्थता के संबंध में निर्णय न्याय पुनर्वलोकन के अधीन नहीं होगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 1 और डी केवल 1 और 3। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों जो दल परिवर्तन विरोधी, तो अब अपन देखिए दोस्तों इसमें शब्द आ रहा है कि दल परिवर्तन विरोधी कानून। तो इसके संदर्भ में देखें दोस्तों कि इसका सबसे पहले 10वीं अनुसूची में दोस्तों इनका वर्णन किया गया है। और 52वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो दल परिवर्तन के आधार पर संसद के सदस्यों की निरर्थता का प्रावधान करता है। यानी कि दोस्तों जो इसका पहला ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। और अब अपन देखिए दोस्तों इसको अपन टेक्स्ट याद कैसे करेंगे दोस्तों। देखिए इसमें शब्द आ रहा 10 और इसमें आ रहा 52वां संविधान संशोधन। तो अपन याद करेंगे 10 को 10 से और दल को अपन याद करेंगे द जो आ रहा सबसे आगे का शब्द, तो द से अपन याद करेंगे 10 यानी द
दा से दस और दा से दल। तो इस प्रकार अपन को ये याद हो जाएगा। और जो 52वां संविधान है दोस्तों, वो अपन कैसे याद करेंगे कि 52वां में ही हुआ था कि 53 या 51 में हुआ था दोस्तों। देखिए जो 52 को अपन याद करेंगे दोस्तों बामन यानी कि पंडित जी से। हालांकि दोस्तों मैं किसी पंडित को इसमें इशारा नहीं कर रहा हूं, बस मैं एक ट्रिक बता रहा हूं दोस्तों कि जो पंडित लोग होते हैं वो बहुत जल्दी दोस्तों क्या कर लेते हैं, अपना दल जो है वो परिवर्तन कर लेते हैं। जैसे उनको 10 रुपए मिले वैसे वो अपना परिवर्तन कर लेते हैं, दल परिवर्तन। यानी कि इस प्रकार आपको याद हो जाएगा दोस्तों कि यदि आपको दल परिवर्तन यदि आपको आएगा, यदि दोस्तों आपको आएगा कि दल आएगा तो दा से दल और दा से दस आ जाएगा। लेकिन कौन परिवर्तन करता है दोस्तों, जो बामन लोग होते हैं, यानी बामन से आ जाएगा बामन। तो उस प्रकार आपको याद हो जाएगा जो पंडित लोग होते हैं वो बहुत जल्दी अपना दल जो है वो परिवर्तन कर लेते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार आपको दोस्तों तीनों याद हो गए होंगे दोस्तों। और इसमें जो दूसरा दिया है कि दल में विभाजन की दिशा में दल परिवर्तन लागू नहीं होता है दोस्तों, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा। यदि दल में विभाजन की दिशा होती है तो उसमें दल परिवर्तन जो होता है दोस्तों वो लागू होता है कि उनका दल परिवर्तन हुआ है। इसमें जो तीसरा दिया है कि निर्णयता के संबंध में निर्णय न्यायिक पुनर्वलोकन के अधीन नहीं होगा दोस्तों, तो ये वाला भी दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर में सी, केवल एक सही है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 41 है कि भारत में सचेतक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है केवल राष्ट्रीय स्तर के दल चाहे वह सत्ता में हो या विपक्ष में का संसद में अपना सचेतक होता है। दूसरा दिया है कि राष्ट्रीय स्तर के दल के सचेतक को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इन्हें से आपको बताना कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों, सबसे पहले इसमें शब्द आया है सचेतक। तो ये दोस्तों क्या होता है, इसका दोस्तों इंग्लिश में नाम होता है व्हिप, यानी कि WHIP दोस्तों इसका इंग्लिश में नाम होता है। और उसे राजनीतिक दल द्वारा सदन के एक सहायक नेता यानी कि असिस्टेंट फ्लोर लीडर के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है। और इस पद का जो उल्लेख है दोस्तों वो न तो भारत के संविधान में है, न सदन के नियमों में और न संसदीय विधियों में किया गया है दोस्तों। और अब अपन देखें दोस्तों कि जो पहला दिया है कि केवल राष्ट्रीय स्तर के दल चाहे वह सत्ता में हो या विपक्ष में का संसद में अपना सचेतक होता है दोस्तों, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों सचेतक तो होता है उनका संसद में, लेकिन राष्ट्रीय स्तर के दल के नहीं होते हैं दोस्तों। जबकि राजनीतिक जो दल होते हैं, प्रत्येक राजनीतिक दल उनके दोस्तों होते हैं सचेतक दोस्तों। और इसमें यानी कि दोस्तों पहला बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है कि राष्ट्रीय स्तर के दल के सचेतक को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है दोस्तों, तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि लोकसभा के द्वारा इसको नियुक्त नहीं किया जाता, जबकि उसे राजनीतिक दल द्वारा इसको नियुक्त किया जाता है, एक सहायक नेता के रूप में दोस्तों नियुक्त किया जाता है। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका डी हो जाएगा कि ना तो एक और ना ही दो सही है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन 42 है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ दिया है शहरी स्थानीय निकाय और दूसरी तरफ दिया है अधीन। पहला दिया है छावनी परिषद जो है वो गृह मंत्रालय के अधीन है। दूसरा पत्तन न्यास जहाज रानी मंत्रालय के अधीन है। तीसरा राज्य में नगरपालिका राज्य सरकार के अधीन है। उपरोक्त युग्मों में से कौन सा इससे सही सुमेलित है या है? ए केवल एक और दो, बी केवल तीन, सी केवल दो और तीन, डी एक, दो और तीन। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों कि जो पहला दिया है कि छावनी परिषद जो है वो गृह मंत्रालय के अधीन आती है दोस्तों, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो छावनी परिषद होती है वो गृह मंत्रालय के अधीन ना आके दोस्तों वो रक्षा मंत्रालय के अधीन आती है दोस्तों। और जो पतन न्यास होता है दोस्तों वो जहाज रानी मंत्रालय के अधीन आता है। यानी कि ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला बिल्कुल गलत है। और जो तीसरा है कि राज्य में नगरपालिका जो है राज्य सरकार के अधीन आती है दोस्तों, यानी कि दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे, यानी कि दो और तीन बिल्कुल सही हो जाएंगे। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका सही हो जाएगा कि केवल दो और तीन सही है। अब देखें दोस्तों अपन इसको ट्रिक से याद कैसे करेंगे। देखिए जो छावनी परिषद है वो रक्षा मंत्रालय के अधीन है दोस्तों, इसको अपन ट्रिक से याद कैसे करेंगे दोस्तों तीनों को। देखिए जो छावनी यानी कि रक्षा, जब कोई व्यक्ति अपनी रक्षा करता है तो वो अपने ऊपर क्या होता है दोस्तों, एक छत्ते की तरह छा जाता है, यानी कि छावनी वही छाव जाता है, यानी कि वो छा जाता है अपने ऊपर। क्यों? क्योंकि वो अपनी रक्षा कर रहा है दोस्तों। यानी कि रक्षा मंत्रालय के अधीन कौन हो गया? छावनी परिषद हो गया। और पतन न्यास दोस्तों जहाज रानी, इसमें दोस्तों देखिए पतन आ रहा, पतन यानी कि जो जहाज होती है दोस्तों उसी को बोलते हैं, यानी कि जो पतन होगी वो जहाज की रानी होगी दोस्तों। और जो तीसरा है कि राज्य में नगर पालिका राज्य सरकार के अधीन आता है दोस्तों, क्योंकि इसमें शब्द आ रहा राज्य और इसमें दोस्तों आ रहा राज्य सरकार। यानी कि दोस्तों आपको तीनों ऑब्जेक्ट याद हो गए होंगे। तो दोस्तों अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 43 है कि भारत के संविधान में संशोधन किया जा सकता है। पहला दिया है संसद के साधारण बहुमत से, दूसरा दिया है संसद के विशेष बहुमत से, तीसरा दिया है कि संसद के विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति से। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 1 और 3, बी सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों कि जो संशोधन होता है वो अनुच्छेद 368 के अधीन होता है दोस्तों, और उसमें कहा गया है कि संसद के साधारण बहुमत से जो होगा संशोधन हो सकता है, और दूसरा जो दिया है कि संसद के विशेष बहुमत से संशोधन हो सकता है, तीसरा दिया है कि संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्यों से अधिक राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति से। तो यानी कि दोस्तों 3 से संशोधन हो सकते हैं, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका डी हो जाएगा कि 1, 2 और 3 सही है। अब बन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 44 है कि स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले दिया है कि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के प्रावधानों अंतर्गत संसद के अधिनियम द्वारा गठित की गई थी। दूसरा दिया है कि यह नगरीय और ग्रामीण दोनों स्थानीय शासन से संबंधित कार्य करती है। तीसरा दिया है कि केंद्रीय शहरी विकास मंत्री परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? ए केवल 2 और 3, बी केवल 1 और 3, सी केवल 3, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन्हें से आपको बताना कि इसका कौन सा आंसर दोस्तों सही है। तो अब अपन को बताना है दोस्तों कि जो स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद है दोस्तों उसके संदर्भ में बताना है। तो इसमें जो पहला दिया है कि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के प्रावधानों अंतर्गत संसद के अधिनियम द्वारा गठित की गई थी दोस्तों। तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो इसका गठन किया गया था वो दोस्तों 1954 में किया गया था और राष्ट्रपति की अनुशंसा के आधार पर किया गया था। यानी कि दोस्तों राष्ट्रपति ने जो आदेश दिया था तब इसका जो गठन किया गया था। यानी कि दोस्तों पहला वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा कि संसद के अधिनियम द्वारा इसका गठन ना करके इसका राष्ट्रपति के आदेश पर गठन किया गया था दोस्तों। इसमें जो दूसरा दिया है कि यह नगरीय और ग्रामीण दोनों स्थानीय शासन से संबंधित कार्य करती है। तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण स्थानीय शासन से संबंधित कार्य करती है, ना कि नगरीय से भी करती है दोस्तों। यानी कि दोस्तों दूसरा बिल्कुल गलत हो जाएगा। और जो तीसरा दिया कि केंद्रीय शहरी विकास मंत्री परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका सी हो जाएगा, केवल 3 सही है। तो अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन 45 है कि प्रधानमंत्री द्वारा निम्नलिखित में से किन निकायों की अध्यक्षता की जाती है? पहला दिया है राष्ट्रीय एकता परिषद, दूसरा दिया है राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, तीसरा दिया है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, और चौथा दिया है राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 4, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। तो इन्हें से आपको बताना कि दोस्तों कौन सा आंसर इसका सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों जो प्रधानमंत्री होते हैं दोस्तों वो किस किस की अध्यक्षता करते हैं दोस्तों। जो पहला दिया कि राष्ट्रीय एकता परिषद, ये बिल्कुल सही दोस्तों, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है वो सभी को क्या करते हैं दोस्तों, एकता के सूत्र में बांधे रखते हैं। और जो दूसरा है कि राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद दोस्तों, तो ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो तीसरा है कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद दोस्तों, तो ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो चौथा है कि राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण है दोस्तों, इसकी अध्यक्षता करते हैं। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका डी हो जाएगा कि 1, 2, 3 और 4 सही है। तो अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि प्रथम लोकसभा से अभी तक 17वीं लोकसभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है। दूसरा दिया है प्रथम लोकसभा से महिलाओं के प्रतिनिधित्व में निरंतर वृद्धि हुई है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इन्हें से आपको बताना है दोस्तों किसका कौन सा आंसर सही है। तो इससे पहले दिया है कि प्रथम लोकसभा से अभी तक 17वीं लोकसभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है दोस्तों। तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों प्रथम लोकसभा का गठन जो हुआ था 1992 में हुआ था दोस्तों, और उस समय जो उसमें महिला सदस्य थी वो 24 थी दोस्तों। और अभी अपन देखें 2014 में दोस्तों, तो उसमें दोस्तों और अभी अपन देखें दोस्तों कि 2014 में, तो 2014 में दोस्तों महिलाओं की संख्या जो है दोस्तों वो 62 है दोस्तों। और यानी कि दोस्तों पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है कि प्रथम लोकसभा से महिलाओं के प्रतिनिधित्व में निरंतर वृद्धि हुई है दोस्तों, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों निरंतर वृद्धि न होकर चौथी, पांचवी और छठवीं जो लोकसभा थी दोस्तों उसमें क्रमशः गिरावट हुई थी दोस्तों। उसमें पहले में 33 थी, फिर 28 हुई और फिर दोस्तों 21 हो गई थी दोस्तों। यानी कि गिरावट भी हुई, ना कि निरंतर वृद्धि हुई दोस्तों। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर में इसका ए हो जाएगा, केवल
1 सही है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 47 से कि प्रवाल त्रिभुज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यह से सही नहीं है। पहला दिया है कि यह पश्चिम प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में अवस्थित समुद्री क्षेत्र है। दूसरा दिया है यह जलवायु परिवर्तन का सामना करने वाला सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्र है। तीसरा दिया है लक्षद्वीप द्वीप समूह इस प्रवाल त्रिभुज का एक भाग है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहला ए नंबर दिया है केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। अब अपन देखिए दोस्तों जो प्रवाल त्रिभुज है दोस्तों ये क्या है दोस्तों, दोस्तों प्रवाल त्रिभुज है दोस्तों ये एक समुद्री जैव विविधता का केंद्र होता है दोस्तों, और ये दोस्तों हर वर्ष 9 जून को दोस्तों मनाया जाता है ताकि जो समुद्री जीव है उनकी विविधता का केंद्र बन सके दोस्तों। और इसमें दोस्तों अपन पहला देखें कि यह पश्चिम प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में अवस्थित समुद्री क्षेत्र है, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि पश्चिम प्रशांत महासागर बस में स्थित है ना कि हिंद महासागर, और इसमें बोला सही नहीं है तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। और दूसरा है कि यह जलवायु परिवर्तन का सामना करने वाला सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्र है दोस्तों, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। और जो तीसरा है कि लक्षद्वीप समूह इस प्रवाल त्रिभुज का एक भाग है दोस्तों, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर में इसका डी हो जाएगा कि 1, 2 और 3 सही है दोस्तों। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 48 है कि वित्तीय आपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है वित्तीय आपात की घोषणा करने वाली उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से अनुमोदित की जानी चाहिए। दूसरा दिया है वित्तीय आपात की उद्घोषणा को केवल संसदीय अनुमोदन से वापस लिया जा सकता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इन्हें से बताना है दोस्तों आपको कि इसका कौन सा आंसर सही है। वित्तीय आपात तो इनका दोस्तों किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो इसका जो वर्णन है दोस्तों अनुच्छेद 307 में किया गया है, और इसमें कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति यह समाधान हो जाता है उसको कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जिसमें भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व या प्रत्यय संकट में है, तो वह उद्घोषणा द्वारा इस आशय की घोषणा कर सकता है दोस्तों। और अब अपन देखिए दोस्तों कि इसमें जो पहला दिया है कि वित्तीय आपात की घोषणा करने वाली उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से अनुमोदित की जानी चाहिए दोस्तों, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा कि दोस्तों इसको दोनों सदनों में तो पारित किया जाता है, लेकिन दोस्तों विशेष बहुमत में ना होकर दोस्तों ये साधारण बहुमत द्वारा पारित हो जाता है दोस्तों, यानी कि पहला वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा है कि वित्तीय आपात की उद्घोषणा को केवल संसदीय अनुमोदन से वापस लिया जा सकता है दोस्तों, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय एक अनुवर्ती घोषणा के द्वारा वित्तीय आपात की घोषणा को वापस लिया जा सकता है दोस्तों, और इस प्रकार की घोषणा को संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका डी हो जाएगा कि ना तो 1 और ना ही 2 सही है दोस्तों। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 49 है कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता यानी LOP के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही नहीं है या है? पहला दिया है उसे राज्यसभा में अपने दल का वरिष्ठतम सदस्य होना चाहिए। दूसरा दिया है उसे राज्यसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता होना चाहिए, और तीसरा दिया है कि उसे राज्यसभा के सभापति द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए दिया है केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी 1, 2 और 3, डी केवल 1 और 3। तो इन्हें से दोस्तों बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों राज्यसभा के विपक्ष के नेता यदि होना है तो उसके लिए दोस्तों कौन सा सही नहीं है। तो इसमें जो दोस्तों पहला दिया है कि उसे राज्यसभा में अपने दल का वरिष्ठतम सदस्य होना चाहिए दोस्तों, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि उसको वरिष्ठतम सदस्य ना होकर दोस्तों उसको सदस्य बस होना चाहिए दोस्तों, यानी कि सही नहीं है। तो दोस्तों पहला बिल्कुल सही नहीं है दोस्तों। और इसमें जो दूसरा दिया है कि उसे राज्यसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता होना चाहिए दोस्तों, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही है, और इसमें सही नहीं है दोस्तों पूछा है। और तीसरा जो दिया है कि उसे राज्यसभा के सभापति द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए दोस्तों, यानी कि ये वाला भी दोस्तों बिल्कुल सही है, यानी कि दोस्तों इसमें पूछा सही नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर में इसका ए हो जाएगा, केवल एक जो है वो सही नहीं, बाकी दोनों सही हैं दोस्तों। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन 50 है कि हाल में सुर्खियों में रही सुखना झील है। ए नंबर दिया है हाल ही में चंडीगढ़ से सूचीबद्ध रामसर स्थल में है। बी दिया है यह मानव निर्मित झील है जिसे आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017 के अंतर्गत आर्द्र भूमि घोषित किया गया है। सी दिया है इस झील को जीवित निकाय या विधिक व्यक्ति घोषित किया गया है, और डी दिया है बी और सी दोनों कथन सही है। तो इन्हें से दोस्तों बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। अब अपन देखें दोस्तों जो सुखना झील है दोस्तों इसके संदर्भ में बताना है। तो पहला दिया है कि हाल ही में चंडीगढ़ में सूचीबद्ध रामसर स्थल
है दोस्तों ये, तो ये दोस्तों बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि इसे अभी तक रामसर स्थल के रूप में घोषित नहीं किया गया है दोस्तों। यानी कि पहला वाला जो है दोस्तों ए नंबर ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। और जो बी है कि यह मानव निर्मित झील है जिसे आर्द्र भूमि यानी कि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017 के अंतर्गत आर्द्र भूमि घोषित किया गया है दोस्तों, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो सी नंबर है कि इस झील को जीवित निकाय या विधिक व्यक्ति घोषित किया गया है दोस्तों, तो ये वाला भी दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका डी हो जाएगा कि बी और सी दोनों कथन सही है। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो प्रेस बेल आइकन बटन है उसको दोस्तों जरूर दबाएं ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे दोस्तों। तो चलिए अब मिलते हैं दोस्तों पर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए दोस्तों।